I am Akhileshwar Maurya. I got recommended from 34 SSB Allahabad in my fourth SSB attempt, and this was the first time I got screened in and I was recommended. पहले लगता था स्किनी बॉडी है तो डिफेंस में ये है ही नहीं। तुमने 12 साल हाँ, में कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में कोई नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करा। यू आर नहीं, ब्रेकिंग नहीं। अनदर मिथ। हाँ, कि लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं है तो तुम्हें जो पीआईक्यू फॉर्म जो तुम्हें मिलेगा तो शायद वो तुम्हें रिजेक्ट करते हैं। आईओ जो है जब तुमसे इंटरव्यू में पूछे, इंटरव्यू के टाइम क्या क्या तुमने मतलब फेस करा, कोई प्रॉब्लम उन्होंने ग्रिल करा किसी चीज को पकड़ के? उनका एक चीज था टाइम को लेके बड़ा पूरा एकदम डिटेल आंसर देता था, यस सर नो सर। तो कहता था तुम यार टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऊपर देखो 1 घंटे से ज्यादा हो गया टाइम वेस्ट कर रहे हो। व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू जॉइन द एनडीए? तो बेसिक फंडा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वो टाइम लिमिट में लगाना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन को एकदम पिक एंड चूज कर लो कि मुझे 60 क्वेश्चन बनाने हैं, 60 क्वेश्चन कर दिए तो मैथ्स की कट ऑफ तो क्लियर हो गई। जीएटी में क्या किया था मैंने कि सबसे पहले उसमें भी स्ट्रेंथ एनालाइज करी कि जो साइंस पोर्शन है, साइंस के 50 क्वेश्चन और एसएसटी के 50 हो जाते हैं। स्क्रीन आउट की झड़ी लगा दी तुमने 3 बार, फोर्थ अटेम्प्ट जो था उसमें तुम रिकमेंड हो गए सीधा। वो क्या था और तुम कैसे मोटिवेट करा इस होल जर्नी में? Welcome to our platform, Akhilesh. We are very happy that today you have just take out your precious time for us. So basically, you recommended in your fourth attempt, and you got All India rank 416. So just introduce yourself first to our audience. Thank you, Chris, for inviting me on your channel. And I am Akhileshwar Maurya. I got recommended from 34 SSB Allahabad in my fourth SSB attempt. And this was the first time I got screened in and I was recommended. You are from Allahabad. Yeah, bro. My workplace is Allahabad. My birthplace is Pratapgarh, neighboring district of Allahabad only. Okay. So when you have decided to join the NDA? In my 12th class. In 12th class only I decided after in between my JEE preparation only. Okay, now I will be Okay. preparing for MBA. So basically, you were preparing for JEE and suddenly you changed your Then mind after towards that the I NDA. switched. Uh, ओके ओके। तो क्या रीजन क्या था, कुछ अगर तुम बता सको, ऐसा क्या हुआ कि तुम टर्न हो गए सीधा जेई से एनडीए की तरफ? कोई मोटिवेशन या कुछ? हाँ, स्लाइट वेरी स्लाइट मोटिवेशन था केवल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टीचिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मतलब इन माय फैमिली एवरीवन बिलोंग्स टू द टीचिंग बैकग्राउंड। तो थोड़ा थोड़ा वो नेशनलिज्म वाला फील रहता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सब बचपन से देखा है और पेरेंट्स को टीचर्स ऐसा चीफ गेस्ट जाते हुए देखा है, तो वहां से था कि हाँ वो कंट्री के लिए जाना है। और फिर जब आई गॉट टू नो अबाउट एनडीए और फिर ये फर्स्ट रिटर्न मैंने जब दिया एक्चुअली में जा करके, तब फिर उसके बाद मुझे पहले लगता था स्किनी बॉडी है तो डिफेंस में लिए है ही नहीं। फिर जब देखा उसका प्रोसेस पता किया तो लगा कर सकते हैं, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग जेन्युइनली। ओके। सो बेसिकली हम्म, एज यू मेंशन्ड यू वर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, so I don't think that हाँ। the written portion was a bit difficult for you. I नो, think it was a bit easier no for you. bro, because maths was an easy chapter, maths was easy, so I didn't prepare for maths, only I revised my physics and bio, especially bio cell wale chapters. And then some SST I revised, especially geography. History I don't study. And yes, I prepared for English. I learned all previous year synonym antonyms and then I went for written. सो अब यहाँ से ना रिटेन को लेकर ना मतलब हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे भी लोग हैं हाँ, जिनके रिटेन क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं और या फिर जिनके हो रहे भी हैं तो वो कुछ कट ऑफ कुछ मार्क्स के चलते रह जा रहे हैं। तो बस हाँ, मैथ्स के लिए तेरा क्या अप्रोच था? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी एंड व्हाट वेयर द हम्म, रिसोर्सेज यू फॉलोड? हाँ, देखो मेरा प्रिपरेशन बहुत लेट शुरू हुआ क्योंकि लोग जनरली 11th में सोच लेते हैं, तो मैं 12th में था तब स्टार्ट हुआ, तो मैं कोर्स तो पढ़ चुका था, तो आई वाज़ ओनली रिवाइजिंग। तो मेरा स्ट्रैटेजी सिंपल होता था और सबसे बेसिक फंडा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वो टाइम लिमिट में लगाना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर स्टिक करो और उसे टाइम लिमिट में लगाओगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा।
और इसमें भी 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो मैथ्स पसंद करते हैं, वो तो तीर मार देंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, और दूसरे वो जो कि मैथ्स नहीं पसंद करते हैं। So I have also some of my friends who didn't like but they also cleared written. So उनका फंडा ये होता है कि जैसे कुछ 10th के स्टैट्स के क्वेश्चंस आते हैं, डेटा हैंडलिंग के आते हैं, वो सारे क्वेश्चन को एकदम पिक एंड चूज कर लो कि मुझे 60 क्वेश्चन बनाने हैं, 60 क्वेश्चन कर दिए तो मैथ्स की कट ऑफ तो क्लियर हो गई। हम्म, हम्म। और 60 में अगर 50 सही है तो भी क्लियर हो जाएगा, वो उतनी ही जाती है 75 ना, जो भी रहता है 75-80 अप्रॉक्स, हम्म, तो वो 75। क्लियर हो जाता है। हाँ 75। सो यही है कि मैथ्स में पिक एंड चूज करना है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस पढ़ना मुश्किल काम है। मैं तो क्योंकि मैं पहले से क्लियर रहता था, मुझे डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, मुझे एपी के सवाल नहीं करने हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एपी नहीं करना आता होता था, एपी एचपी के सवाल मैं कभी नहीं करके आता था। ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो मतलब पहले से टॉपिक्स चूज करे रहो, और फिर बस वही पेज पलटना है। और एनडीए में तो एक चीज अच्छा होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल एक ही जगह मिल जाएंगे। इंटीग्रेशन चालू हुआ तो सारे सवाल, 4-5 सवाल कंसेक्यूटिव इंटीग्रेशन के ही चल रहे हैं, तो बस ऊपर से इंटीग्रेशन आराम से दिख जाएगा, डिफरेंशिएशन आराम से दिख जाएगा, तो पिक एंड चूज मैथ्स में वर्क कर जाता है। ये रहता है मैथ्स ओके। का सीन तो। सो कोई टीचर या किसी टीचर की मदद लिया हो तुमने, जिससे आज के डेट में सारे एस्पिरेंट्स अर्पित सर वगैरह के लिए ज्यादा पसंद करते हैं उनसे हाँ, पढ़ना? देखो इसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा टीचर्स की गाइडेंस नहीं मिली। हाँ, एक चैनल मैंने फ़ॉलो किया था मैथ्स जुगाड़ से, मतलब हम्म, लास्ट 15-20 डेज़ के लिए, जब भी शॉर्ट वो ट्रिक्स वगैरह अ, के लिए? हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, मतलब जैसे जो चैप्टर्स नहीं आ रहे, या वो होता है ना कि 3 आवर्स में पूरा रिवाइज़ करा रहे फ़ॉर्मूले के साथ, मैराथन। तो इस तरह की हेल्प, मैराथन सेशंस, इस तरह की हेल्प मैंने मैथ्स जुगाड़ से चैनल से ली थी रिटेन के लिए। क्योंकि उस समय तो मैंने कोई भी कोचिंग नहीं जॉइन करी थी, तो एग्ज़ाम पैटर्न को समझना, उससे मैंने काफ़ी, मतलब वो एक था कि मुझे कहीं से गाइडेंस लेनी थी, तो मैं मैथ्स जुगाड़ से चैनल पे जाता था। ओके, सो और वैसे तो बेसिकली, मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह नहीं लिया था इसके लिए। ओके, so you are someone who was totally preparing for JEE and you yeah, took the advantage of that हाँ, preparation. Okay, हाँ, आई so डेफिनिटली टुक, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे कुछ 75 परसेंटाइल के अप्रॉक्स थे। फिर लगा कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं होने वाला, अब कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ भाई बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए तुम क्या सजेस्ट करोगे जिनकी मैथ्स वीक है और दे जस्ट वांट टू क्लियर द कट ऑफ एनी हाउ? दे शुड चूज देयर टॉपिक्स, स्पेशली जैसे ट्रिग्नोमेट्री, कितनी भी मैथ्स खराब हो लेकिन सबने 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है, हम्म, और थोड़ी सी ट्रिक्स और टेक्निक्स काम कर जाएगा। स्टैट्स के सवाल हो गए, जो डेटा हैंडलिंग के 10th के सवाल आते हैं, फिर एपी लोग कर लेते हैं। अगर पिक और चूज, लोगों को प्रॉब्लम बेसिकली जो मैथ्स नहीं पसंद करते, उन्हें शायद 12th की मैथ्स नहीं आती, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, उसके सवाल छोड़ दो। और मैं तो ये कहूँगा कि वो सारे जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हो, उसमें केवल आप टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखिए। समझ में आएगा, क्लिक करेगा कि हाँ, यही तरह का तो सवाल बार-बार रिपीट होता है। अगर 1-2 सवाल भी आपके दिमाग में है और आप वो एग्ज़ाम में क्लिक कर गया, तो फिर बस काम हो गया, वहाँ पर सॉल्व थोड़ी ना करना है, केवल टिक मारना है। अब जैसे मुझे 2-3 डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रल करने आता था, tan x अपॉन 1 प्लस करके, उसका मुझे इंटीग्रल याद हो गया था। मैंने आज तक सॉल्व नहीं किया, कैसे करते हैं नहीं पता। लेकिन मुझे उसका आंसर पता था। तो बस क्लिक कर जाओ। ये मतलब होता है ना कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, कि मतलब आप प्रीवियस ईयर में लगे हुए हो, तो डेफिनिटली 2-3 सवाल तो क्लिक हो ही जाएँगे। ये ओके, है। सो स्पेसिफिकली तुम मैथ्स के लिए कितना टाइम देते थे? रेगुलर कितने घंटे प्रैक्टिस किया करते थे मैथ्स के लिए? मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली तो मैंने केवल मतलब जैसे 10th अप्रैल को एग्जाम है, तो मैं चालू करता था 15 दिन पहले मैथ्स, और 15 दिन में मैं अपना वो सारे टॉपिक्स, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो पहले ही हो गई थी ना, 11th-12th में हो चुकी थी मेरी पढ़ाई। तो मेरा ये था कि मेरे पास ये है कि अगर आपका एग्जाम है 15-20 दिन बाद, तो क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैंने उसी समय चालू ही किया था पढ़ना, उससे पहले मेरा कोई मोटिव नहीं था। फॉर्म भर दिया, जब एडमिट कार्ड आ गया तब मैं सोचता हूँ हाँ, अब मुझे क्लियर करना है। तो फिर मेरा यही है कि 15 दिन पहले से मैं मैथ्स के टॉपिक रिवाइज करता था। एक-एक पेज के शॉर्ट नोट्स थे। एक और चैनल है मैथ्स का, नेहा अग्रवाल का। हम्म, उनके पास एक-एक पेज के शॉर्ट नोट्स होते हैं। वो उन्होंने हैंड रिटन, तो उसके मैंने प्रिंट निकाल लिए थे, और वो मैं पढ़ता था, और मैथ्स जुगाड़ से पे प्रैक्टिस कर लेता था, या प्रीवियस ईयर के सेट दे देता था। तो मेरा बहुत मैथ्स में तो बढ़िया। सिंपल, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं मैथ्स कर लूँगा। एक बार मैं एग्ज़ाम दे चुका था, जब 11th हाफ था तभी मेरी एज हो गई थी।
तो उस समय तो मैं जेईई के लिए कर रहा था, पर चला गया था अटेम्प्ट देने। वो निकला नहीं था, लेकिन वहाँ से मैं काफ़ी कुछ सीख लिया था कि हाँ, मैथ्स तो मैं कर लूँगा। Okay, okay. So basically, the conclusion is that you gave one mock and you realized हाँ, your strengths and weaknesses and you worked हाँ, upon that. So हाँ, या श्योर। मैथमेटिक्स के लिए तो ये हो गया, ठीक है। अब हुँ, जीएटी के लिए हम लोग आगे जाएंगे और जीएटी का हाँ, जो सेक्शन है वो कवर करेगा शैलेश। या ओके। शैलेश, हुँ, आप। सो हम लोग अब सेकेंड पेपर पे मूव करते हैं। जैसा कि आपने पहले ही मेंशन कर दिया कि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से था और मैं जेई के लिए कर रहा था, लेकिन जो जीएस हुँ, पेपर है जीएटी, वो लगभग वो 9 सब्जेक्ट के हाँ। लिए। तो आपने उसका कैसे टैकल किया, आपका क्या अप्रोच था जीएटी के लिए? हाँ, देखो जीएस में मेरी एक ही अप्रोच रही है पूरे एनडीए में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हम्म, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मतलब अप्रॉक्सिमेटली मेरे पास 1 महीने रहा होगा। ओके। और हमें पता है कि हम कितने लेज़ी होते हैं। मतलब 1 महीने पहले किसी काम को सोच रहे हैं तो 10 दिनों से शुरू करने में ही लगाएँगे, और फिर मुश्किल से ले दे के 10-15 दिन बचते हैं। तो जीएटी में क्या किया था मैंने कि सबसे पहले उसमें भी स्ट्रेंथ एनालाइज करी कि जो साइंस पोर्शन है, साइंस के 50 क्वेश्चंस हम्म, और एसएसटी के 50 हो जाते हैं ना। या। ऑन एन एवरेज यही रहता है। तो मैंने ये ट्राई किया कि मैं साइंस वालों को मैक्स करूं, और एट मैक्स स्कोर किया। मतलब साइंस में जैसे फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस तो फिजिक्स के ही रहेंगे, या और 10 केमिस्ट्री हो गया, 10 बायो। बायो। यही एक एवरेज रेशियो रहता है जीएटी में साइंस का। तो मैंने 9th की किताबें पलट डाली थी एक एक बार। एक एशांत बुक सबने शायद पढ़ी होती है, हाँ। या इधर सीबीएसई में तो बहुत चलती है। हम्म, उसमें वो ब्लैक कलर के बोर्ड लिखे होते हैं ना, वो मैंने पूरा पलट दिया था 9th की भी और 10th की भी। तो उससे क्या हो गया कि रिवीजन हो गया, जैसे न्यूटन को डाइन में कितना बोलते हैं, ये सब छोटी-छोटी चीजें। या तुम्हारा सेकंड लॉ का एग्जांपल क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ का, फर्स्ट लॉ का एग्जांपल क्या है, हम्म, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, हम पढ़े होते हैं पर हमें रिवाइज नहीं होता एग्जाम के एक मोमेंट पहले। क्योंकि मैं एक अटेम्प्ट पहले दे चुका था, तो मैं उसमें सीख चुका था कि अरे वाह, ये मुझे आता है, लेकिन मैं अभी नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो मैं दोबारा मतलब 9th की किताबें पलट के गया था। तो उससे क्या हो गया कि मुझे पता था कि हाँ, ये चीज़ मैंने रिवाइज़ करी है, यहाँ से आ जाएगा। और मैंने 50 अटेम्प्ट कर दिए थे। ओह। साइंस में बिल्कुल नहीं छोड़ता, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता। हालाँकि बायो का उसमें भी 2-3 सवाल मुझे नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो एट वर्क, गेस वर्क करो, तुक्का मारो, लेकिन पूरे अटेम्प्ट करने हैं। मेरा ये था कि ये तो ऐसी चीज़ है, यहाँ 160 से ऊपर लेके आना है। क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ भी चाहिए। मैथ्स तो मेरा ये रहता था, वो उस दिन मैथ्स में सवाल बने नहीं बने वो आइडिया नहीं है। उसको छोड़ के भी अगर मैथ्स में कट ऑफ कर लिया तो भी एग्ज़ाम तो क्लियर करना है। तो इसलिए जीएटी में बढ़िया ये रहता था कि 50 क्वेश्चन साइंस के वो बना लेने हैं, और प्रॉपर होता है। अगर फिज़िक्स की 9-10th रिवाइज़ कर लो तो हम्म, वो 30 क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं कहीं। ओके। 30 में कुछ नहीं तो 25 बनाओगे, और 25 मतलब 100 नंबर हो गए, वो काफ़ी होता है। और बायो के लिए मैंने स्पेसिफिक टॉपिक्स रिवाइज कर लिए थे। स्पेसिफिक टॉपिक्स में जैसे सेल आता है, सेल में प्लांट से। सारे सेल ऑर्गेनेली, और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग और ये सब जो भी बोलते हैं, ये सारे रिवाइज कर लिए। फिर जैसे ही टिश्यू चैप्टर आता है तो उसमें पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हम्म। इसके अलावा कभी एनडीए दूसरी चीज पूछता ही नहीं है, वही चीज पूछता है, टिश्यू और चैप्टर से वही आएगा। सेम एज जाइलम एंड स्क्लेरेट्स आएगा, फ्लोएम। उसकी एग्जाम्पल आएंगे। तो मतलब वही एकदम सेलेक्टिव स्टडी करना, तो बायो में मैंने वही काम किया था। और ऐसे ही सारे चैप्टर्स में जो मतलब प्रीवियस ईयर में आया है, उसे जाकर के मैंने 9-10th की बुक से रिवाइज कर लिया। तो ये हेल्प कर जाता है साइंस में पूरा, सो और इससे साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे एस्पायरेंट ऐसे भी होते हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, मतलब जो कॉमर्स और आर्ट्स से हैं, उनका अचानक से मूड हो जाता है। तो मतलब जो ऐसे एस्पायरेंट है उनको आप यही सजेस्ट करना चाहोगे कि 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ लो हाँ, आप, एनसी काफ़ी है साइंस में। हाँ, एनसीईआरटीज़ पढ़ लो। एनसीईआरटीज़ में यही इश्यू होगा कि फिर मतलब आपको बहुत घुस-घुस के पढ़ना पड़ेगा, और यदि आपने कोई उसके अल्टरनेटिव बुक उठा ली तो उसमें जैसे बोल्ड में लिखा हुआ है, हम्म, बस वही पढ़ना है। जो डेफिनेशन है, उसमें टॉपिक्स थोड़े मतलब दिए होते हैं, बोल्ड करके दिए होते हैं, और वो बना होता है। तो उससे जल्दी-जल्दी हो जाता है। जैसे मैं क्या करता था, 9th का मुझे साइंस रिवाइज़ करने के लिए मुझे 2 दिन चाहिए होता था। ओके। बस 2 दिन मुझे पता होता था कि 1 दिन मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री करना है, 1 दिन बायो में लगाना है। और मुझे टॉपिक्स मैं पहले क्लियर करके रखता था। प्लान मेरी एक डायरी थी, हम्म, उसमें प्रॉपर मैं लिखा होता था कि ये पढ़ के जाना है। और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस आते हैं ना कुछ-कुछ यूट्यूब चैनल पे, मैं तो किसका किया था वो मुझे नहीं पता है। लेकिन प्रीवियस ईयर एनालिसिस एनडीए,
तो या उसमें आता है ना कि इतने सवाल इस टॉपिक से, वो बाकायदा ग्राफ में दिखाते हैं, जो जो टॉपिक्स बोला उसे बस लिख लिया। जैसे मैंने हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट बस एक टॉपिक, और गांधी जी कब इंडिया आए कब गए, मतलब मैं ऐसे कब आए कब गए ये चीज मुझे पढ़ना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। मीन्स मतलब तो बस ऐसे करके एकदम सेलेक्टिव होना। ओके मतलब मतलब भाई मेरे पास 2 साल पहले की स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये है कि अगर तुम्हारे पास 20-25 दिन है और तुम एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो 70-80% वाले बोर्ड में, तो निकाल ले जाओगे इतना। बस मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स के लिए तो कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। मैथ्स अच्छी हो तो निकाल ले जाओगे, और नहीं अच्छी है तो भाई पहले से 2-3 महीने लग के उसे अच्छी करो, और फिर भी निकाल ले जाओगे, उसमें कोई वो नहीं है। मतलब बेसिकली आपने हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री सिर्फ पढ़ा था। हाँ, हिस्ट्री में मैंने बस गांधी जी को पढ़ा था, ओके। और कुछ भी नहीं पढ़ा था। गांधी जी कब आए, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह कब किया, और ये सब क्या, उनकी सारी मूवमेंट्स पढ़ ली बस, और कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि वो मेरे पिछले साल वाले पेपर में आया हुआ था, तो जो पिछले साल के पेपर में आया था वो मैं इस साल पढ़ के गया था कि कम से कम ये आएगा या इससे रिलेटेड आएगा तो मैं करूंगा। गांधी अरविंद पैक्ट पढ़ लिया, वो उनका अम्बेडकर के साथ क्या था वो सब पढ़ लिया। ड्राफ्टिंग बस कमिटी। मतलब एकदम फैक्चुअल चीजें, और ठीक है, तो ये था। साइंस तो हो गया, और इंग्लिश के लिए क्या अप्रोच था आपका? हाँ, इंग्लिश इंग्लिश के लिए कट ऑफ मेरी वरी थी, इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ओके। मतलब इंग्लिश में केवल रीअरेंजमेंट, दो मैं सीबीएसई स्कूल से हूँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा केवल वही सेंटेंस अरेंजमेंट ही सही होता था। अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इसके लिए भी मैंने क्या किया, इसमें मुझे हेल्प मिल गई थी मैथ्स जुगाड़ से, चैनल पर कोई मैम पढ़ाती हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया था, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था, उन्होंने बताया था कि जो ऑप्शंस होते वो अगली बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके। और ऐसा करके तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी वीडियोस देखी, उन्होंने पूरा 2012-12 से शायद कंपाइल करके रखा था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, पर 2016 से ये जो भी मेरा ये 28 तक मैंने दोनों पेपर के एक पेपर, एक साल तो एक ही पेपर हुआ था, या तो उसके सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की मीनिंग समझ लो तो वो सब रिलेशन में आ जाता है। वो मैंने कॉपी में बकायदा वर्क किया था, वर्क मैंने यही किया था, और कहीं मैंने टाइम लगाया नहीं था। मतलब मैथ्स में तो मैं पेपर लगा लिया, साइंस में किताब पढ़ लिया, जो एक्चुअल टाइम था वो मैंने इंग्लिश में ही दिया था, और उसका मुझे बहुत फायदा मिल गया था। मतलब मैं स्कोर एकदम से बूस्ट हो गया था यहाँ इंग्लिश से करते मान। इस अटेम्प्ट में तो मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे, पर लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 452 मार्क्स आए थे, जिसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया था। तो ओके। उसी में मैंने रियलिटी प्रिपरेशन मेरी उसी उसमें रही थी। हाँ, तब तो वही बात है, स्क्रीन आउट हो गया तो सारी चैप्टर क्लोज हो गया उसका। लेकिन तो यही होता है, इंग्लिश में क्या क्या था, सिनोनिम एंटोनिम रट लिए थे पूरे, मतलब ओके। जैसे रट्टा मारना होता है ना, कॉपी में लिख करके वर्ड मीनिंग बचपन में याद करते थे, वैसे एकदम याद कर लिया था। अब फिर एकदम कॉन्फिडेंट कि रीअरेंजमेंट कर लूंगा, सिनोनिम कर लूंगा, 10 एंटोनिम कर लेगा, भाड़ में जाए, करेक्शन क्या होता है, नहीं आता नहीं आता, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये 30 और 30 का मतलब 120 नंबर, और इसमें गलत होने का चांस नहीं है, आप रीअरेंजमेंट गलत कर ही नहीं सकते। रीअरेंजमेंट नहीं गलत होगा, वो 10 के 10 सही होंगे। और सिनोनिम एंटोनिम भी कोई कोई एक दो एक्सेप्शनल सब हर बार बाहर से आते हैं, वो नहीं समझ में आएगा, उसे करना भी नहीं है। और उतने वो जो उधर करेक्ट करने के लिए आता है, किसी में ए एन द का यूज आ गया, या तो वो स्पॉटिंग एरर। सारे में मतलब स्पॉटिंग एरर, तो उसमें जो भी, जैसे मुझे पता था आर्टिकल्स का अगर कोई स्पॉटिंग एरर आएगा तो मैं कर दूंगा। टेंस का मैंने टेंस रिवाइज करके तो गया था, हालांकि हिम्मत नहीं हुई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, लेकिन रिवाइज करके गया था, तो एक दो जैसे कोई अगर वो आ गया ना, एक्सेप्शंस होते पास्ट पार्टिसिपल का, उसके साथ की वही अटैच होगा, सिंस और फॉर का यूज, ये सब मतलब एकदम पिक एंड थ्रो। तो फिर मैं एग्जाम में बैठ के सोचता था, जेटी में तो बहुत टाइम होता था, सोचता था सिंस एंड फॉर कहीं आया है क्या, फिर वो 10 क्वेश्चन में उसको ढूंढता था कि कहीं सिंस और फॉर मिल जाए। ऐसे करता था मैं पेपर अटेम्प्ट कि सिंस फॉर आया है क्या, और फिर और ये सब क्लिक कर जाता है, मतलब कभी कभी सही हो जाता है, क्योंकि जब हम वैसे स्पॉटिंग एरर करते हैं कि सेंटेंस पढ़ लो, उसमें ढूंढना है, फर्क ही नहीं पड़ता, ना तो सिंस दिखेगा ना फॉर दिखेगा, क्योंकि लिखा एक ही चीज होगा। तो लेकिन जब ऐसे अप्रोच के साथ जाओ कि हाँ ये चीज मैं पढ़ के आया हूँ, क्या ये चीज आई है एग्जाम में, तो फिर वो मजा आ जाता है, फिर क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, फिर क्वेश्चन सही ही होगा। ये काम करता है इंग्लिश में। मतलब जिस प्रकार आपने मैथ में अप्रोच किया था सिलेक्टिव चैप्टर के लिए, हाँ उसी प्रकार इंग्लिश में भी आपने हाँ अप्रोच किया। हाँ, एकदम क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, टाइम था ही नहीं। एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद तो मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ अब मुझे करना है वाकई में। ओके।
सो अब तो ये तो होता है। मूव करते हैं सेकेंड, मतलब अदर सब्जेक्ट पर। जियोग्राफी के लिए आपने हाँ क्या किया था? वर्ल्ड हाँ, ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी 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 दोनों में किया भी था? मेरी हर जगह अप्रोच सेम रही है, पर सोर्सेज अलग अलग रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी में मैथ्स जुगाड़ से चैनल पर 3-4 वीडियो लेक्चर्स थे ओके। कि वो कुछ यूट्यूब चैनल्स आते हैं, अब सबका ही रेलिवेंसी तो मुझे नहीं पता है, हम्म। पर इस चैनल पर मैंने फॉलो किया था। यहाँ पर क्या था कि फुल ज्योग्राफी इन 6 to 7 days, ओके। तो उनके 6-7 लेक्चर्स थे। हम्म। तो वो मैंने पूरे पूरे देख लिए। अच्छा। उससे मेरी ज्योग्राफी रिवाइज हो गई। अब ज्योग्राफी रिवाइज करने जाएंगे बुक से तो वो पॉसिबल नहीं है, पर उन्होंने अच्छा बताया था और उनकी एनालिसिस भी काफी अच्छी थी। जैसे क्लाउड्स के नेम, वो निम्बो, साइरस, और ये हर बार आता है ओके। ये। हम्म। हाँ, मतलब एक क्लाउड का नेम हर बार आता है। अब मैं अपने एग्जाम में वो जो गैप होता है ना मैथ्स के बाद, बीच वाला गैप, हाँ। उसमें मैं ये सब लिखे रहता था कि ओके। निम्बो साइरस किसको बोलते हैं, इसका कॉम्बिनेशन क्या है। बस यहाँ से पढ़ के गया और एग्जाम मिलते मान सीधे ज्योग्राफी पर आओ पहले, आया है क्या, क्योंकि वो याद होता नहीं है। अगर आया है तो बस उसे कर देना है सबसे पहले, कि भूल ना जाए। ओके। मतलब ऐसा होता था कि ये चीज आने वाला है, इसे भूलना नहीं है। हम्म। अगर ये आया है तो ये सही होना चाहिए। उसके बावजूद भी पता नहीं कैसे वो निम्बस वाला क्वेश्चन मेरा गलत ही हो गया था, हम्म। लेकिन फिर भी वो याद रहता है कि हाँ कर देना है उसे। तो ये तो है। और ऐसे ही जैसे वॉल्केनोज में इरप्शन, मैग्मा, क्रेस्ट, हम्म। और इन सब में कुछ एक मैच द फॉलोइंग आता है इंडिया में, हाँ हाँ। वो कर लेना होता है, वो सही होता है। मेरे अटेम्प्ट में नहीं आया था पर प्रीवियस ईयर में था। हाँ तो मतलब यही है कि फिक्स्ड और सेलेक्टिव होना है, क्योंकि ज्योग्राफी में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ कुछ कुछ तो ऐसा होता है क्वेश्चन पढ़ के लगता है ये नहीं आएगा, उसको हम्म। तो मैं पढ़ता भी नहीं था, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है। ज्यादातर मैच द फॉलोइंग ये है। ये सी पोर्ट्स के आते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हाँ अर, हाँ, सी पोर्ट्स का आया था। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे याद है, और ये है। हिल्स का, उसमें सी पोर्ट्स का आता है। माउंटेन हम्म। पीक का आता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट का कि सबसे हाँ, हाईएस्ट पीक क्या अभी है। इसमें क्या है, अगर प्रीवियस ईयर लगाते हैं ना तो हम्म। एक खुद की भी नोट्स बन जाती है। जैसे प्रीवियस ईयर लगाया, जब उसको एनालाइज करते हैं, अब सी पोर्ट हमें क्या पता, उन्होंने क्वेश्चन बनाया वही याद कर लो। आगे आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर उससे अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है धीरे धीरे। हम्म, ठीक है। ये होता है। ओके। हम्म। सो अदर टॉपिक इज द करेंट अफेयर के लिए आपने मतलब रेगुलर 6 मंथ की करेंट अफेयर की थी या वीकली? नहीं नहीं, करंट अफेयर्स में मेरा था कि एक दिन पहले वो 6 घंटे का महा सेशन कोई ना कोई कराता है, मैराथन मैराथन। वो देख लो। हाँ। उसमें 1 2 3 क्वेश्चन जैसे बुक्स वाले अगर कुछ आ जाता है, या नोबेल कोई प्राइज। अपॉइंटमेंट हुआ है नया, जैसे चीफ जस्ट का अपॉइंटमेंट हुआ था, नोबल वो शायद हमारे में आया था, कौन से चीफ या जस्टिस हैं। नोबेल प्राइज, तो गवर्नमेंट वो, की स्कीम। हाँ, गवर्नमेंट की स्कीम, मतलब करंट अफेयर्स के यार 20 सवाल आएंगे, उसके पीछे क्यों पढ़ना, उतना टाइम ज्योग्राफी में लगा लो। ज्योग्राफी में मतलब ठीक ठाक चीजें होती हैं रिवाइज करने के लिए, माउंटेन पीक्स हैं, हम्म। या मतलब एक फैक्ट, अच्छा बड़ा फैक्ट होता है। ज्योग्राफी ऐसा हलवा नहीं है कि मतलब कर लिया जाए, हम्म। उसमें भी 6-7 दिन लग जाते हैं। जब भी मेरा पहला अटेम्प्ट, मतलब जब मैं एक बार फेल कर गया था, दोबारा जब मेरे 452 आए थे, तो उस समय मैंने ज्योग्राफी 6-7 दिन पढ़ी थी। मतलब एक 15 डेज की स्टैटिक पढ़ाई करी थी एग्जाम के पहले। हम्म। हम्म। तो वही है कि उसमें मतलब कर लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, करंट पे उतना ध्यान देना नहीं चाहिए। ओके। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे आगे का भी सोचना है, एसएसबी भी प्रिपेयर करनी है, ये सब भी करनी है। पर एसएसबी में क्या होता है, टॉपिक्स होते हैं और टॉपिक्स की क्लियरिटी होनी चाहिए। एक टॉपिक है, आपको डिस्कशन करना, फैक्ट्स नहीं याद करना करंट अफेयर्स की तरह। नेम की तरह। फैक्ट्स तो एक ही दो आप प्रेजेंट करोगे पूरे डिस्कशन में, पूरे लोग पूरे पूरे लेक्चरेट को ही फैक्ट बनाने लगते हैं ना। ओके। तो इसलिए करंट अफेयर्स मुझे पर्सनली, मेरा थॉट है कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। रिटन में भी वर्थ इट, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में उतना इनपुट डालूंगा, और एसएसबी में फैक्ट्स करंट अफेयर्स के तो नहीं काम आने वाले। हाँ, लेकिन आप करंट प्रिपेयर करोगे तो आपको थोड़ा पहले से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, वो हम्म। तो आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर करोगे तो बाद में भी हो जाएगा। पर रिटन के समय आप करंट में ध्यान लगाओ और 10 सवालों के लिए आप पूरा पूरा टाइम डिवोट कर दो 6 महीने से, 1-1 घंटे लेके, तो उसका तो लॉजिक नहीं लगता है कि वो सही है, ओके। ओके। जहाँ पर सेम दूसरे सब्जेक्ट से नंबर मिल जा रहे हैं। ओके। तो आपने पूरे मतलब जीएटी इज जस्ट लाइक अ ओशियन था, लेकिन आपने इतने मतलब क्रिस्टल की तरह समझाया, और हर एक मतलब आपने स्ट्रेंथेड और जो सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं उसको पिक करके आपने पूरा मतलब जीएटी को अपने स्ट्रेंथ बना लिया।
तो लास्ट में से हाँ, मतलब जैसे कि हाँ अभी भी मुझे एक टॉपिक याद आ गया, ओशियन करेंट्स। ओशियन हाँ करेंट समझ के जाओ। हाँ हर बार वो नॉर्डवे करंट, लैब्राडोर करंट, उसमें का एक क्वेश्चन आ जाता है। हम्म अब वो एक समझने का टॉपिक है, उसे समझ के जाओ ना। जहां से क्वेश्चंस आ जाएं वो समझ लेना चाहिए। बस यही है कि लोग हम क्या सोचते हैं, हम पूरी तैयारी करेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाएंगे। अरे हम्म पहले ही लगा के करके देख लो कि क्या स्थिति है, उसके बाद पढ़ो। प्रीवियस ईयर से मतलब आप कहाँ पे खड़े हो उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, उसके बाद क्योंकि सबका अप्रोच अलग अलग होगा ना। जब मैंने पहला एनडीए का मॉक दिया था तो मेरे मैथ्स में 112 नंबर आ गए थे। हाँ, उसके बाद से मैं मैथ्स में कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे मैथ्स में कुछ करना है। बस मैंने ये, जब मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में भी ये था कि मैं निकाल लूंगा एग्जाम, निकाल तो लूँगा। वो बात अलग है कि मेरा इंग्लिश में खराब ही था एकदम, तो नहीं निकला था। हम्म, हुँ, लेकिन फिर भी मैं वो पूरे कट ऑफ पार कर गया था टोटल। इंग्लिश में मेरे उतने नंबर आए नहीं थे, गलत कर दिया था। रीअरेंजमेंट के अलावा मैंने सिनोनिम, एंटोनिम अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए थे, इस कारण से सब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मार्क्स। तो उसमें बहुत कम आ गए थे। तो यही था कि मतलब अपनी स्ट्रेंथ पता रखो ना कि हम्म हाँ, मेरे कितने नंबर हैं। अगर मुझे 380 नंबर चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तो मैं कितने नंबर अभी पा रहा हूँ। हर हाँ समय इंसान तो बेसिक से शुरू नहीं करेगा ना, वो कुछ तो पढ़ा होगा पहले से। तो बस वो चीज़ देखनी है। हाँ, सो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब जो मतलब रिटेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे। रिटेन के लिए प्रैक्टिस, ओके। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है। और प्रैक्टिस और टेस्ट विद टाइम के साथ, हम्म। वो आपको बहुत कुछ सिखा देगी जो आप पढ़ के कभी नहीं सीख पाओगे। ओके बस यही है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर विद टाइम, यही सबसे सही तरीका है। ओके ओके। We have finished our first part for the written, and I was very happy the kind of strategy you followed. It was very selective, and I hope it will really helpful for the aspirants. So अब यहाँ से एसएसबी के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो तुमने बोला कि तुम फोर्थ अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए, उससे पहले 3 बार हाँ, स्क्रीन आउट हुए, ठीक है। यू हाँ, अपीयर्ड फॉर टीईएस, नेवी बीटेक, एंड ऑल्सो अपीयर्ड फॉर द एयरफोर्स एनडीए एनडीए। फर्स्ट अटेम्प्ट, या। हाँ, What was that? You were kept on screen out, मतलब स्क्रीन आउट की झरी लगा दी तुमने 3 बार में। फिर लास्ट हाँ, अटेम्प्ट, लास्ट बोल रहा हूँ, फोर्थ अटेम्प्ट जो था उसमें तुम रिकमेंड हो गए सीधा। वो क्या था और हाँ। तुमने को कैसे मोटिवेट करा इस होल जर्नी में? इसको एक्चुअली ये ज़्यादा सवाल एक बार में पूछ दिए। माय एनडीए, एनडीए एसएसबी के लिए फर्स्ट टाइम आई गॉट, वही जेईई मेन दिया था ना, तो 75 परसेंटाइल पे आई गॉट नेवी टेक कॉलअप। हम्म पहले ही एनडीए से पहले ही नेवी टेक टीईएस दोनों मिल गया। फिर नेवी टेक कुछ कोलकाता में था बट समथिंग अनयूजुअल हो गया। मैं नेवी टेक, सबसे पहला नेवी टेक मैं नहीं जा पाया। फिर मैं गया टीएस बैंगलोर देने। तो टीएस गया और उससे पहले मैंने, क्योंकि मेरे पास एनडीए प्रिपरेशन में कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, अकेले पढ़ा, अकेले सब करके हो गया 10 15 20 दिन जो भी लगे। उसके बाद अब एसएसबी में तो काम चल नहीं सकता था। मतलब प्रॉपर, मतलब कोई था ही नहीं कि मैं अकेला हूँ। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोचिंग जॉइन करना सही रहेगा। तो मैंने कोचिंग जॉइन करी यहीं अपने पास में ही। पहले तो मैं आपा उपा के भी ऑप्शंस देख रहा था, पर वहाँ पर टाइम शेड्यूल मिला नहीं। फिर मैंने यहाँ पर मेजर कलसी जॉइन करी अपने पास में। यहाँ पर फैसिलिटीज पता करी तो यहाँ पर तो रिपीट होता है, मतलब पूरे साल भर तुम एक बार जॉइन कर लो, साल भर प्रैक्टिस करो, ऐसा सीन है। मैं कहा ठीक है, मैं यहाँ पर जाऊँगा और ग्रुप डिस्कशन करूँगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलना था। तो मैंने, मेरा वही टीएस एंट्री था 5 जैन 2022 को। इसी साल से मेरा एसएसबी प्रोसेस शुरू हुआ था और लास्ट तक मैं रिकमेंड हो गया। जनवरी में चालू किया था, अगस्त में हो गया था। तो मैंने उससे पहले लास्ट दिसंबर में मेजर कलसी जॉइन कर ली थी। वहाँ पर अच्छे दोस्त बन गए थे, मतलब कुछ कॉन्फ्रेंस आउट स्टूडेंट्स थे, कुछ न्यूली थे, मैं भी था। तो मतलब मैं इंग्लिश में ऐसी कोई सच प्रॉब्लम थी नहीं शुरुआत से। मतलब स्कूल में डिबेट उबेट किया था, तो मतलब ये था कि बोल तो मैं लूंगा, लेकिन बोलना क्या है ये सीखना है। और कैसे बोलना है, क्या प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं एसएसबी के बारे में देखा था तो बड़ा मतलब टाइम बाउंड था। इसमें मैं कुछ अकेले से नहीं कर सकता था। अगर ऑनलाइन मुझे पसंद नहीं आया, मतलब मुझे फिजिकल वाली फील चाहिए थी कि हाँ प्रोसेस होता क्या है, फील करना था, इंटरव्यू देना था रियलिटी में। तो बस, और मुझे केवल एक एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए मैंने कोई बहुत बड़ी कोचिंग, ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की कोशिश नहीं करी। एकदम सिंपल अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाता था, बगल की ही कोचिंग जॉइन करी, ताकि मैं ट्रांसपोर्टेशन में फास्ट रह सकूँ। और
सुबह वहां पर ऐसा होता था कि 1 घंटे होता था, 3 दिन लेक्चरेट होता था और 3 दिन ग्रुप डिस्कशन वीक में। तो मैं सुबह 8 बजे पहुंच जाता था, 8 क्या 7:30 में ही पहुंच जाता था, सारे दोस्त बुला लेता था। सर के आने से पहले से ही लेक्चरेट ग्रुप डिस्कशन चालू हो गया। उस समय शायद तालिबान वाला इशू चल रहा था और इंडिया रशिया का वो सब उसी समय मई टाइम के वो सब टॉपिक है स्टार्ट वाले, तालिबान वाले। तो वहां से इंटरेस्ट गेन किया था। इसमें रोल आपके बिहार वाले खान सर का भी है, उनका भी काफ़ी रोल था। मतलब जब मैंने करंट अफेयर्स का शुरुआत किया था, तो उन्हीं के वीडियोज़ से किया था। मतलब उनके वीडियोज़ से थोड़ा बहुत पाकिस्तान का और ये सब का मतलब एक बेसिक आइडिया। जब किसी ने कभी करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जाना ही नहीं है, तो उसे आएगा क्या? तो वहाँ से उन्होंने कुछ इंडियन आर्मी पर वीडियोज़ बनाए थे कि इतने आर्मी की ये वर्थ है, ये वैल्यू है, ये करके वहाँ से खान सर के वीडियोज़ देखे। 3-4 दिन में तो सारे वीडियोज़ खत्म हो गए। उसके बाद फिर चेंज किया। मतलब खान सर ने अच्छे बनाए, इंटरेस्ट जगा दिया। लेकिन उसके बाद ये होता है ना, अपनी अप्रोच से हमें क्या चाहिए वो पढ़ना है। तो फिर मैंने एक आता है रियल न्यूज़ एनालिसिस, अंकित अवस्थी सर के नाम से आते हैं, स्टडी आई वाईफ़ाई स्टडी। हाँ, वाईफ़ाई स्टडी ऐसा कोई चैनल है। हाँ। तो उसपे मैंने देखा, तो वो बढ़िया वीडियोज़ मतलब करंट के एकदम डिटेल्ड वीडियोज़ डालते थे जो कि डिस्कशन में हेल्प करता था। तो उसमें भी मैं वही देखता था, वो बेसिकली यूपीएससी के लिए है, लेकिन मैं वही देखता था जो डिफेंस में ज़रूरी है। हुँ। तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काफ़ी अच्छे से समझा देते हैं। आपको कहीं से समझना पड़ेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि एसएसबी में ये पहली अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास अच्छा कन्वर्सेशन है और अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो और अच्छी समझ रख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मतलब इंटरव्यू में भी हेल्प हो जाएगी और कहीं न कहीं लेक्चरेट में तो होगी। और यहाँ से क्या होगा ना, जो अच्छी चीज़ डेवलप होती है लेक्चरेट वाली, वो ये कि आपको बोलना आ जाएगा। अलग-अलग अखिलेश तरीके के अखिलेश पॉइंट्स मिलते वेट हैं यहाँ वेट पर। अखिलेश वेट, हुँ। विल गो वन बाय वन, ठीक है? वो हाँ, मतलब ठीक जो है। तुमने हाँ, बोला, ज़्यादा ठीक हो है? गया। हाँ, वो हाँ, कवर करते ठीक जाते है। हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हुँ, वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर स्क्रीनिंग पार्ट। मतलब पहले तुम स्क्रीनिंग। हाँ, स्क्रीन आउट हाँ, हो गए, पहले 3 अटेम्प्ट में, फिर स्क्रीनिंग हुए। तो वो कैसे तुमने एक्चुअली क्या-क्या इंट्रोस्पेक्ट करा? आई इंट्रोस्पेक्टेड क्योंकि मैथ्स में मेरा कॉन्फिडेंस था, तो मुझे लगता था ओआईआर तो मैं कर ही लूँगा। ऐसा हुआ नहीं, पहले अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ। ठीक है? तो मैंने उसके लिए क्या किया कि टेक्स्ट बुक नाम का एक ऐप है, उसमें कुछ ओआईआर टेस्ट आते हैं, उसे मैंने टाइम वाइज़ उसमें दिया और कायदे से रीज़निंग वगैरह की प्रैक्टिस करके गया। मतलब मुझे पहले लगता था मैं कर लूँगा, मिरर इमेज, डाइस वाले नॉर्मल, इसमें भी सेलेक्टिव स्ट्रैटेजी अप्लाई करी थी मैंने कि डाइस वाले सवाल आते हैं, जब स्क्रीन आउट हो गया कि डाइस कर लूँगा, अल्फ़ाबेट कर लूँगा, मिरर कर लूँगा, हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 अटेम्प्ट लग गए, नहीं हुआ। मतलब ऐसा मैं डिस्कशन तो ठीक था, स्टोरी भी ठीक ही बन जाती थी। पर नैरेशन वाज़ ये ओके। हो और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं मैथ्स में कॉन्फिडेंट था और सेलेक्टिव अप्रोच तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ओआईआर मैं गलत कर रहा हूँ। तो हाँ, हुआ था, कॉन्फिडेंस ब्रेक भी हुआ था, पर फिर मैंने ओवरकम कर लिया था टेक्स्ट बुक से। नैरेशन कैसा था तेरा? पूरे स्क्रीनिंग में जब तू स्क्रीन आउट हो रहा था? नैरेशन मेरा ठीक हो रहा था। मुझे यही लगता है कि अभी भी मैं दोनों बार ओआईआर के कारण से पिट रहा था और बहुत बुरा पिट रहा अच्छा। था। क्योंकि जब मैंने टेक्स्ट बुक पर देना चालू किया ना, तो मुझे लगता था कि ये सवाल सही किया, पर वाक़ई वो गलत होता था। फिर समझ गया कि मैं ओआईआर से पिटा था। तो ये तो था। उसके बाद फिर तुम हाँ। एनडीए के लिए गए और वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई। तो वहाँ पर तुमने हाँ। तुमने क्या तुमने ऑब्ज़र्व करा? हाँ, एक्चुअली सबसे पहले मैं गांधीनगर भी स्क्रीन आउट हुआ था, एनडीए गांधीनगर और टीएस भी स्क्रीन आउट था, नेवी टेक कोलकाता भी स्क्रीन आउट था। उसके बाद मैं इस एनडीए अपने मई घर में पड़ गया था इलाहाबाद। तो मुझे था कि अब तो हो जाना चाहिए यार मतलब। तो गया था, सरकार। तो यहाँ पर सबसे मेरा मेन फ़ोकस था कि ओआईआर, ओआईआर अच्छा करना है और फिर एक नॉर्मल स्टोरी और अच्छा डिस्कशन। और इसमें ये हो गया था ना कि मेरा एक चीज़ है डिस्कशन में जो मेरा पॉइंट था कि मेक आई कॉन्टैक्ट। मतलब ये कि जब आप बोल रहे हो, तो आप अपने बगल वाले से बोलो, अपने लेफ्ट बोलो, अपने राइट बोलो, अपने से 2 लोग दूर को बोलो। अब हम बैठे होते हैं सेंटर टेबल पे और हम अपनी बात पहुँचाते हैं एकदम आखिरी टॉप लेफ्ट वाले को, वो कभी नहीं सुनेगा हमारी बात। तो मेरा यही था कि अपने बगल वालों से आई कॉन्टैक्ट डेवलप करो। अगर अपने बगल के 2-2 लोगों को भी समझा लिए तो 2 लोग उनके बगल वाले भी समझ जाएँगे क्योंकि जब वो हमको सुन रहे होंगे तो उनके बगल वाला उन्हीं को देख रहा होगा। वो भी हमको देख रहा होगा। तो मेरा मेन था कि डिस्कशन मेरा इसीलिए अच्छा रहता था क्योंकि मैं शुरुआत में बोलने की कोशिश नहीं करता था। उसका क्या कई-कई बार इससे डिस्कशन बहुत खराब हो जाता था। मेरा सेकंड वाला डिस्कशन अच्छा नहीं हुआ था। मैं स्क्रीन आउट वहाँ पर नैरेशन के कारण से भी हुआ था।
ग्रुप डिस्कशन में मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी था सुनो तब बोलो। वहां मछली बाजार बन गई, अब मैं उसमें चुप ही बैठा रह गया। तो कई कई बार हो जाता है क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा लक फैक्टर होता ही है, पर कई कई जगह बढ़िया स्टेज मिल जाता है। इस बार मेरा ग्रुप भी बढ़िया था, सुनने वाले लोग भी थे, हो गया। तो ये होता है, आई Okay. कांटेक्ट एक चीज है कि मतलब बनाना चाहिए और बन जाता है। So finally you got a screening हाँ, and सबसे ज्यादा you are खुशी so उसी happy. समय हुई थी। हाँ हाँ, you are रिकमेंड so होने से happy. ज्यादा खुशी वही हुई थी, 3 बार स्क्रीन आउट रहा था, स्क्रीन इन हो गया। उसके बाद करा मतलब सेकंड डे तुम्हारा साइक था, फिर हाँ, तुमने साइक कैसे टैकल करा? साइक एक्चुअली मेरी जो प्रिपरेशन थी एसएसबी की, जब भी मैंने फर्स्ट टाइम कोचिंग करी थी, तभी मेरा ये था कि मुझे 5 दिन का ही प्रिपेयर करना था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं स्क्रीन इन हो जाऊंगा। तो मैं 5 दिन का करता था। तो लेकिन अब वही बात है, लक था नहीं हुआ, लेकिन मेरी प्रिपरेशन 5 दिन की थी। और साइक थोड़ा सा मेरे से हेल्प लेना कम सही रहेगा क्योंकि मैं साइक की प्रैक्टिस नहीं करता था। साइक में मुझे बड़ा डर लगता था कि मतलब ये है क्या, समझ ही नहीं आता है वो है क्या। तो मैंने एक बार जब भी मेजर कलसी में हुआ था, 2 बार टेस्ट हुआ था वहां पर साइक का, पूरे पूरे 2 hours 15 minute जितना भी उसका टाइम था पूरा का। तो वो मैंने 2 बार दिया था और सर को एक बार दिखा दिया था। तो सर ने बोला कि ठीक है तुम, और एक बार तो स्टोरी ही नहीं लिखी गई उसमें। तो मैंने कहा कि जब मैं हो जाऊंगा स्क्रीनिंग तभी वहीं पर देखूंगा इसे। और उसमें मुझे एक वो मिल गया था, मतलब पर्सनैलिटी वाइज, जैसे एसएसबी ऑल अबाउट पर्सनैलिटी है, तो मेरा ये था कि मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव था। मतलब खुद ही से सारी बात, खुद ही से सब काम कर लेना, मैनेज कर लेना, हो गया। तो स्पोर्ट्स वगैरह भी नहीं खेला था। तो फिर मेरा ये था कि मतलब जब भी उस समय मैं 12th पास करके कॉलेज में जा रहा था, तो दैट मोमेंट ही मैंने एसएसबी की तैयारी चालू करी थी। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कॉलेज में सबसे खुद्दर और बदमाश लड़का मुझे ही बनना है। खूब बदमाशी करनी है और खूब खेलना है, ताकि मतलब बाहर वाली फील आए, क्योंकि पूरे 12 साल से घर ही में रहे हैं। गली क्रिकेट कभी खेला, स्कूल में बैडमिंटन खेल लिया, उसके अलावा कुछ किया नहीं था। तो मतलब ये था कि खूब घूमना है और मतलब इलाहाबाद Wait, की wait, सारी जगह घूमना Akhilesh, है। you mentioned that you didn't had that kind of privilege or extracurriculum activities in your past in recent 12 years. तुमने 12 साल हाँ, में कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कोई में नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करा था. यू नहीं, आर ब्रेकिंग नहीं। अनदर मिथ. हाँ, कि लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं है तो तुम्हें जो पीआईक्यू फॉर्म जब तुम्हें मिलेगा तो शायद वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे आईओ जो है जब अच्छा, तुमसे इंटरव्यू में पूछेगा. यू आर ब्रेकिंग दिस अनदर मिथ. यस डेफिनेटली। और कुछ झूठ भी बोल लेना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर हाँ, चीज सच बोलूं। हाँ ठीक वो है, एक्स्ट्रा करिकुलर में लिखना है लिख दो, हैंड राइटिंग टेस्ट, दुनिया भर की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, लिख दो फर्स्ट प्राइज। कोई नहीं पूछने जा रहा। अब वो फॉर्म अच्छी राइटिंग में भरना, वरना इतना साफ साफ झूठ मत बोलना, और क्या ऐसे करके लिखना। हाँ, तो ये सब तो हो जाता है वो। ठीक है. मतलब पर साइक ग्रुप तुमने ऑन द डिस्कशन, स्पॉट मैनेज करा है ना? ऑन द हाँ. स्पॉट मैनेजमेंट था। और वहाँ ग्रुप डिस्कशन में मुझे मेरी कोचिंग में बोल दिया गया था कि तुम थोड़ा बाहर निकलो, घूमो, ताकि तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आए। मेरे साथ स्टोरी या साइक में स्टोरी ही तो लिखनी होती है। स्टोरी में क्या होता था कि मेरी कहानी पूरी एकेडमिक्स वाली होती थी। मतलब बच्चा किसी एग्जाम को देखता है, प्रिपेयर करता है, वो बन जाता है एकदम। मैं 10-12 कहानियां लिखा था, सबका रोल यही था। जो मेरा पहला साइक टेस्ट था कि वो कुछ करना चाहता है, उसका एक डेफिनेट एम होता, उस पर हार्ड वर्क करता और कर लेता, और पूरी मेरी लाइफ में यही हुआ था। तो मैं वही चीज रिफ्लेक्ट करता था। ना तो कभी कोई स्पोर्ट्स आता था, ना कोई कुछ मतलब वो अपने से कोई इनिशिएटिव लेता था। बस उसे कुछ प्रॉब्लम दिख जाती थी, वो उसे सॉल्व करके निकाल देता था। यही मेरी कहानी वेरी होती गुड, थी। वेरी गुड. अखिलेश, हाँ, मतलब तुमने तो ना मतलब अपने जो होल हाँ, लाइफ टाइम में जो फेस करा है उसे रिफ्लेक्ट करा अपने साइक के दौरान, है हाँ, ना? इट हाँ, वाज तो टोटली मेरा यही नेचुरल. था। लेकिन ये नाइस तो ठीक था जब तक ये 2-3 कहानियों में होता, और पूरी-पूरी 12 कहानी में यही हो जाता था। अच्छा. तो प्रॉब्लम ये होती थी। हाँ, तो फिर मैंने इसको एनालाइज़ कर लिया था कि मैं 12हों कहानी यही लिखता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा मतलब पढ़ना चालू किया और लोग कहानी कैसे लिखते हैं। अब ओके। इसमें कई-कई बार कुछ गलत भी हो जाता है, लेकिन मतलब लिखते कैसे हैं, क्योंकि मैं तो यही लिख देता था। तो फिर मैंने देखा कुछ लोग स्पोर्ट्स लिखते हैं, कुछ लोग एनसीसी कैंप ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, कुछ ऐसा। तो थोड़ा एक एग्ज़ॉस्टमेंट आ गया, मतलब वैरायटी आ गई, ना? तो और उसके बाद 2-3 महीने कॉलेज में भी बीत चुके थे। अब कॉलेज में जब आप जाओगे, घूमोगे, तो फिर आपका जो वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो बदल जाता है। फिर चेंज आता है। तो फिर तुम जब साइट से बाहर आए तो इंटरव्यू उसी दिन हो गया था, सेकंड डे, नहीं, नहीं, मेरा नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे, थर्ड डे?
हाँ हाँ, हाँ, तो GTO इंटरव्यू के लिए। अच्छा, तो इंटरव्यू के टाइम क्या-क्या तुमने मतलब फेस करा? कोई प्रॉब्लम, उन्होंने ग्रिल करा किसी चीज़ को पकड़ के, या तुम्हें रोस्ट करा? हाँ, कुछ इस तरह का स्टोरी या इंसिडेंट? स्टोरी नहीं, हाँ, उनका एक चीज़ था टाइम को लेके बड़ा। मैं मतलब पूरा एकदम डिटेल आंसर देता था और कुछ भी कॉन्फिडेंट नहीं, हाँ सर, यस सर, नो सर। तो कहता था तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऊपर देखो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया टाइम वेस्ट कर रहा है। और मतलब वो बंदा मुझे 20 मिनट के बाद से चालू हो गया था, यू जेंटलमैन यू आर वेस्टिंग माय टाइम, यू आर वेस्टिंग माय, और उसने 1 घंटे 28-30 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था। तब तक यू आर वेस्टिंग माय टाइम, हर 2 सवाल के बाद यू आर वेस्टिंग माय टाइम। अरे मैं कह रहा था यार भाई कुछ क्या कर रहा है? कुछ कुछ याद है तेरे को कि उन्होंने क्या कोई कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा हो? एक्चुअली किस हाँ, चीज़ पे वो लगभग रिलेटेड था? हाँ, देखो सबसे पहले तो जो पीआईक्यू होता है ना, हम्म, मैं तो एज़ अ फ्रेशर ही हो गया था मतलब उसके बाद। तो पहले तो पीआईक्यू ग्रिलिंग हुई और मैंने एक झूठ भी बोल दिया था, क्या कि एक्चुअली मैं डमी किया था, 11th-12th में मेरा डमी था। हुँ, ओके। और मैं बोल दिया था कि मैं शायद कोई गेम वेम खेला था, वॉलीबॉल का ही मैंने बताया था कि मैंने खेला है 12th में। उसने पकड़ लिया था। उसने पकड़ा ऐसे था, एड्रेस से पकड़ा था क्योंकि जो डमी वाले स्कूल का एड्रेस था वो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट का था, प्रतापगढ़ का। और मैं सारी कहानी बता रहा था प्रयागराज की, और उसे ये भी बता दिया था मैं जेईई के लिए कोचिंग इलाहाबाद में किया था। तो उसने बोला कि जब तू रोज प्रतापगढ़ से इलाहाबाद आता था और वहां से वहां जाता था। लास्ट में तो मेरी फट के हाथ में आ गई थी कि मैं तो झूठ बोल दिया, अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है, बस रहो। झूठ बोलना नहीं तुमने चाहिए। टैकल पर करा। मुझे भी अंदर से जब मैं एस्पिरेंट था तो हेजिटेशन था कि एक्स्ट्रा करिकुलर भी नहीं किया है, डमी करके बैठा है तो कैसे करेगा? कोई इंटरव्यूअर उसी को रिजेक्ट नहीं करेगा, मुझे भी सेल्फ डाउट था। तो मैं वो सेल्फ डाउट वहां तक कैरी करके चला गया था जो कि नहीं करना चाहिए था। डमी किया तो करा है, लाख भर के बच्चे करते हैं, बोल दो। पर वो मुझे झूठ बोलने के बाद समझ आया था। तो वो उसने एक अच्छा इंसिडेंट हो गया था, मतलब पहले मेरा इंटरव्यू एकदम लेवल हाई चला गया था। उसके बाद जब उसने मेरा झूठ पकड़ा था ना भाई, उसके बाद तो मतलब ऐसा गिरे थे कि मतलब पूछो मत। मतलब तुमने संभाल लिया एट द एंड, यू टैकल दैट हाँ, सिचुएशन। हाँ। उस उसके बाद फिर तुम जीटीओ के लिए गए। तो वो जीटीओ का कुछ बताओ, मतलब वहाँ पे तुमने कैसे जीडी में पार्टिसिपेट करा, लेक्चरेट कैसा, ऐसा जीटीओ तुमने में बताया था कि जो मुझे डर हाँ, लगता था क्योंकि जब मैंने डिफेंस, इसीलिए मैं डिफेंस करियर में नहीं आता था कि मतलब स्किनी बॉडी ये करूंगा ही क्या, लेकिन फिर जीटीओ टीओ देखा था तो नॉर्मल ही होता है। तो बस यही था कि जो सामने है उसे कर लो और ग्रुप में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बिल्कुल मतलब जब ग्रुप फंस जाए ना तब अपने आइडियाज देने हैं। शुरुआत में भी दे सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। शुरुआत में आसान आसान चीज रहती है। अगर मेरे ग्रुप में क्या था, मुझसे और अच्छे लोग थे जीटीओ में, वो परफॉर्म कर रहे थे, तो सिंपल सी बात है उनकी रिस्पेक्ट करो, करने तो वो कर रहे हैं तो। लेकिन ये नहीं है कि एकदम से बैठ जाओ। फिर वो मतलब हमारा ये तो इनिशियल वाले टास्क में तो हो गया था। जब भी वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हम्म, होता है उसमें ग्रुप पहले हाफ ग्रुप टास्क, जब ये हाफ ग्रुप क्या कुछ अच्छे लोग थे मेरे ग्रुप में, तो फुल ग्रुप में तो भाई मतलब सब करे जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर जब ग्रुप हाफ कर दिया गया तो फिर मतलब एक वो आया, फिर ग्रुप जाके आगे फोर्थ प्रॉब्लम में शायद फंस जाता है, वो 4 ऑब्स्टिकल एक ही उसमें थी, उसमें फंस गया। तब फिर वहां पर सही दिमाग लगा देना। एक्चुअली 2 फटे थे, एल बनाना था, हम लोग उल्टा एल बना रहे थे, तो वो खड़ा ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने नीचे से बना दिया, खड़ा हो गया। तो यही है, मतलब उसमें आप अपने टाइम का वेट कर लो, मतलब पहले से मत सोच के जाओ। जो वो होता है ना इंस्टेंटेनियस रिफ्लेक्स, कि हाँ ये आ रहा है, इस पर मुझे ये रिएक्शन देना है, वो मतलब टोटली इंस्टेंटेनियस होता है, उसमें बहुत सोच सोच के गए। क्योंकि मेजर कलसी में यहाँ पर नॉर्मली जीटीए हुआ था मेरा, बहुत अच्छा खराब या कुछ एनालाइजेशन होता नहीं है, वो रियल जगह जाओगे तभी होगा। ऐसे तुम कितना भी फट्टे बल्ली देख लो, मैंने भी एक दो वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब में कि जीटीओ अटेंड कैसे करते हैं, कम से कम स्ट्रक्चर देख लो, कुछ हो जाए, कोई हेल्प नहीं होती उससे। जब ओके। आप जाओगे वहां रियलिटी में वो प्रेशर में ही आपको सोल्यूशन भी दिखेगा। कई कई बार प्रॉब्लम इतनी आसान होती है, आप ऐसे बैठो आपको सोल्यूशन ही नहीं दिखेगा, पर जब वो प्रेशर आएगा ना तो सोल्यूशन आ जाता है अपने आप। तो जीटीओ तो इसी पर छोड़ दो, पर जीटीओ का वो वाला पार्ट जैसे जो डिस्कशन होता है वो सब, उस पर जब हम लोग आएंगे तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था। पर उसके अच्छा। फिजिकल टास्क के लिए उसे ऑन स्पॉट छोड़ दो, वो ऑन स्पॉट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। तुमने और कितने वो ऑब्स्टिकल ग्रुप करे फंड थे आएगा। टोटल मैंने तो ऑब्स्टिकल? 13 दिए थे, मतलब ओ, रिपीट भी हो गया था मेरा। तो बिल्कुल। कितने 12 होते हैं ना, तो मैंने 3 रिपीट किए थे, इतना मुझे याद है। अब कितने होते हैं क्या टोटल कर लो। टोटल 10 होते हैं और तुमने 13 करा है, मतलब हाँ 3 तुमने हाँ, ज्यादा 3 करा रिपीट है ना? किए थे ना, हाँ। हम्म,
3 हाँ ज़्यादा भाई किए थे। बिल्कुल। और उसके बाद में फिर जब तुम जीटीओ के टाइम पे जब कोई एक्टिविटी वगैरह कर रहे थे, तो उस टाइम कोई ऐसा इंसिडेंट किसी ने कुछ बोल दिया हो किसी हाँ को? भाई, एक तो हुआ था वो ग्रुप रेस होती है ना लास्ट वाली, हम्म। हाँ, ग्रुप स्नेक रेस, रेस। उसमें क्या हाँ, स्नेक रेस। तो उसमें एक था कि एक बल्ली ऐसे लगी हुई थी और एक पटरी थी, उस पे स्लाइड करना था, जो भी वो 10-12 फीट तो रहा होगा वो आराम से। तो उसमें क्या था, जो बल्ली थी उसमें खांचा मारा हुआ था पैर रख के चढ़ने के लिए, और हल्के हल्के हुआ क्या, हमारे में 4 बंदे आगे। अब वो उस समय बारिश के सीजन में, ये अगस्त में ही तो मैं गया था इलाहाबाद में, तो अच्छी खासी बारिश होती है। तो पूरा इन लोगों के शूज में मिट्टी लगी थी, और इन लोगों ने 2 जन चढ़े ऊपर और पूरे खांचे भर दिए मिट्टी से, बालू से। अब वो फेल हो गया, अब वो कंप्लीट गोल हो गया। अब उस पे चढ़े तो चढ़े कैसे, कहीं से वो मिल ही नहीं रहा है, सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। ग्रिप। 2-3 बार, एक बार मुश्किल से मैं किसी तरह सपोर्ट बना के, लाइट वेट था तो मतलब बैलेंस बना के ऊपर तक चढ़ा। पीछे से किसी ने हिला दिया, वो धड़ाम गिर गए। फिर उसके बाद तो इतनी हंसी आ रही है, 2 बार चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फिर किसी तरह मतलब मैनेज करके चढ़ा, लेकिन इन लोगों ने बालू फंसा के बहुत खराब काम किया था, पूरा वो गड़बड़ हो गया था। पूरे रेस में सबसे आगे थे हम लोग, और उसके बाद सब बराबर थे। वहां पर हम लोगों ने इतनी मिट्टी लगा दी थी कि हम सब बराबर हो गए। हालांकि हमारे ग्रुप जीत गया था, क्योंकि हमने ज्यादा रूल्स नहीं तोड़े। कितनों के ग्रुप थी तुम्हारे? हम लोगों के, मेरा ग्रुप 10 का था। और उसमें से 10 का कितने नहीं, रिकमेंड हुए? 9 9 में से 2 रिकमेंड हुए थे, हम और एक हाँ भाई। अभिषेक हुआ था। ओके। और जब जीटीओ तुमने मतलब खत्म करा, जब तुम वापस गए, उसके बाद हाँ, में फिर तुम क्या सोच रहे थे कि यार जो मैंने अभी करा है उसे कैसे देखो तुम एक देख चीज रहे था थे? कि मैं, भाई 3 बार से स्क्रीन आउट हुआ था, तो मुझे 5 दिन एंजॉय करके आना था। अच्छा। इंटरव्यू में मुझे रिकमेंड होना था, ऐसा तो मैं स्क्रीनिंग होने के बाद सोचा ही नहीं कि मैं रिकमेंड होऊंगा। ओह। मेरा ये था कि मैं 5 दिन किसी तरह यहाँ एंजॉय करके जाऊंगा, और एक इज्जत है कि मैं स्क्रीनिंग हो गया हूँ, तो घर में कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। सब सोचेंगे एक स्टेप आगे ही बढ़ा है। तो मैं यू रिकमेंडेशन हैव। का तो बिल्कुल नहीं सोचा था। 4 दिन मेरी इज्जत बढ़ गई थी जिस दिन मैं स्क्रीनिंग हुआ था, उसी दिन मैंने अपनी फोटो वोटो खींच ली थी, हाँ, गैलरी में, और बस अब ठीक है, अब मेरी इज्जत बढ़ गई है। बस अच्छा मैं स्क्रीन अच्छा। में हो गया, तो मैं रिकमेंडेशन का इतना नहीं था। जो कॉन्फ्रेंस आउट होके आते हैं उनको रहता है, वो सब अपना पढ़ते उढ़ते रहते हैं। हमारा तो फ्रेशर्स का बैच, सब मजा करने आए थे, हम भी कर रहे थे। वाह भाई वाह, कमाल का है। मतलब कुछ सोचा नहीं रिकमेंडेशन के बारे में, बैक ऑफ द माइंड बस ये रिकमेंडेशन था का नहीं कि सोचा आने था, वाले जब तक वो टास्क। हाँ कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार नहीं हुए थे तब तक नहीं सोचा था हाँ रिकमेंडेशन का। हाँ, क्योंकि बिल्कुल उस भी टाइम नहीं। तक तुम इंजॉय कर रहे थे हर टास्क को, इंस्टेड ऑफ हाँ थिंकिंग बिल्कुल भी अबाउट द बस। रिकमेंडेशन। हाँ, वो जो फोर्थ डे ना, फोर्थ डे वाली शाम होती है, तो उस समय हमारे यहाँ थे कि मतलब तब थोड़ा थोड़ा, मतलब भले कितना भी मजा कर रहे हो यार, वॉलीबॉल खेल रहे हो, उस समय खेल रहे हो, खेलने के बाद जहाँ हाफ के बैठे ना, फिर दिमाग में चलने लगता है कि हाँ कल रिजल्ट आएगा, कॉन्फ्रेंस है। तो फिर मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब फील आना चालू हो गया था। तो एक ऐसा इंसिडेंट बताना चाहूंगा कि वहां पर जैग वाली कुछ रिकमेंडेड दीदी लोग और थी, और भी कुछ रिकमेंडेड थे हमसे पहले, क्योंकि हमारा सेकंड बैच था, सेकंड ग्रुप था। 10 को हम लोग रिपोर्ट किए थे, उससे पहले 9 को भी रिपोर्टिंग थी, 9 को भी थी, 8 को भी थी। तो वो सारे रिकमेंडेड थे, हम भी वहीं पर बैठे हुए थे। तो वहां पर ये हुआ कि कॉन्फ्रेंस में ये पूछ रहे कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लाइक्ड। तो फिर ये सारे सवाल थे, बेस्ट मोमेंट क्या था। तो उसमें मैंने एक आंसर टेपा था, एक दीदी बता रही थी कि उन्होंने बोला था एम आई स्मार्ट, वो मिरर लगा होता है, जो डॉर्मेट्री होती उसमें मिरर लगा होता है, और उसमें ऊपर लिखा होता है आर यू स्मार्ट। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला था कि यस आई एम, आई आई कैन डू दैट। तो मैं भी उनका पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया था कि आप अगर कॉन्फ्रेंस में मुझसे पूछ ले तो बस मुझे यही बोलना है, वो रिकमेंडेड है, मैं ये बोल के आने वाला हूँ। ठीक है। फिर कॉन्फ्रेंस में मुझसे पूछ भी लिया तो मैंने भी बता दिया कि यस, जब भी मैं जेंटलमैन ड्रेस में तैयार होता था, वेन एवर आई ड्रेस्ड अप, आई फेल्ट दैट यस आई एम स्मार्ट एंड दिस टाइम आई एम इन एंड आई विल डू इट। लास्ट 3 times आई डिडंट गॉट द चांस। तो ये सब बोल के कॉन्फ्रेंस हो गई थी। और क्या, ये और एक बढ़िया इंसिडेंट था। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कितनी देर की थी? मतलब कॉन्फ्रेंस से पहले का जो वेट होता है वो 10 से 12 मिनट का था, और कॉन्फ्रेंस में यही मुझसे बैकअप ऑप्शंस मेरे काफी पूछे गए थे कि तुमने ओ, जेई छोड़ दिया, तुम कह रहे हो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, एनडीए एसएसबी रिकमेंड नहीं किए, तो क्या करोगे, क्या ऑप्शन बचते हैं, काफी सारा। तो ओके। उसके ऑप्शंस उन्होंने मुझे दिए थे क्योंकि उन्होंने मुझसे, क्योंकि उन्हें भी शायद आइडिया रहा होगा, उन्होंने बोला विल यू गो फॉर एसएससी।
मैं बोला नो सर नहीं जाऊंगा, मैं एमएससी कर लूंगा, फिजिक्स से कर लूंगा, मैं लेक्चरर बन जाऊंगा, मेरे पास टीचिंग करियर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मम्मी पापा का, तो मैं वो ट्राई करूंगा, मैं नहीं करूंगा। उनका यही ऑलमोस्ट था यू कि गेव, मतलब वो जानना चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल, हम्म तुमने मतलब उन्हें एक ब्रॉड आइडिया दिया कि आई हैव अ लॉट ऑफ बैकअप ऑप्शंस हाँ मतलब हाँ, तो वो इस काफी एसएसबी घुस या के एनडीए पूछे के थे अलावा। क्योंकि मैं यहाँ से हाँ भी बीएससी ऑनर्स कर रहा था, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर मुझसे मतलब पांचों सब्जेक्ट बताओ, सिलेबस बताओ, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, क्योंकि जब मेरा एनडीए चल रहा था ना, मतलब मैं स्क्रीनिंग जिस दिन हुआ उसके अगले दिन से मेरे एग्जाम चालू थे। तो मैंने बोला कि कॉलेज। आई हैव लेफ्ट माय एग्जाम्स, तो उसने बोला अच्छा है, ठीक है, एग्जाम तो आज था, प्रिपरेशन की होगी ना 1 महीने पहले से, तुम्हें तो पता नहीं था कि स्क्रीनिंग हो जाओगे, सिलेबस बताओ कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, सब पूछा था इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने। फिर वो कॉन्फ्रेंस में भी चालू हो गए कि तुम्हारे पास, अच्छा तुम प्रोफेसर बनोगे, कैसे बनोगे, कौन सा एग्जाम दोगे। तो हालांकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे पता था कि नेट, जेआरएफ, बीएड, एमए ये सब क्या होता है, कैसे कितने साल का होता है। तो मैंने वो सब जवाब फटाफट दे दिए थे। लास्ट क्वेश्चन उनका वही रोल मॉडल का था और व्हाट यू लाइक द बेस्ट था, तो वो भी मैंने बता ही दिया था। The last message you would like to give the aspirants who are trying their best to crack this examination? लास्ट मैसेज, कंसिस्टेंसी, एंड नेक्स्ट थिंग लक। और लक हार्ड वर्क से आता है, लक चेंज हो जाता है, और मैंने 5 दिन में चेंज होते हुए देखा है, हो जाता है। और ओके। उसके बिल्कुल, बाद फिर लक बहुत बड़ी चीज होती है, फिर आगे मेडिकल्स भी होते हैं उसके लिए भी लक चाहिए होता है। कोई नहीं, कोई नहीं। So basically, we enjoyed your company, Akhilesh, and I hope you will do really well, uh, as you are recommended candidate, and I feel that you have the potential to do anything. If you got one recommendation, it means you have it in you. So you will achieve whatever, हाँ, wherever you will go. So या thanks ब्रो, for श्योर। your थैंक्स फॉर द थैंक यू, थैंक यू।